फ्रेंड्स, आप लोगों ने आज से पहले कई सारी हॉरर स्टोरियां सुनी होगी, लेकिन आज जो मैं आपको हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा वो आपकी रूह रूह तक कपवा देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक बार दामोदर जी के यहाँ से उनका एक रिश्तेदार जो उनका साला लगता था, वो दिल्ली से वापस गांव आ रहा था। दिल्ली से ट्रेन की सुबह थी। इसी कारणवश सोमनाथ जी को पहुंचते पहुंचते रात हो गई। करीबन रात के 11:30 बज रहे थे। सोमनाथ जी ट्रेन से उतरते हैं। वहां से आधे घंटे पर दामोदर जी का गांव था और वह गांव की तरफ जीप से आए थे। चौरा गांव से 5 मिनट की दूरी के अंतराल पर बना हुआ था। उन्होंने अपना बैग उठाया और पैदल ही चलने लगे। चौराहे के दोनों तरफ खेत थे। ठंडी हवा चल रही थी। बीच से चौड़ा रास्ता था जो गांव के सीधे से जाकर मिलता था। चौराहे से चलकर ही गांव तक जा सकते थे। सोमनाथ जी चलकर आ ही रहे थे कि उन्हें किसी से पीछे आवाज दी, अरे सोमनाथ, दिल्ली से वापस आ गए? जरा मुझे हाथ तो दो, मैं कुएं में गिर रहा हूँ, मेरी मदद करो, मुझे बाहर निकालो ना। यह पूरी बात उन्होंने कुछ सेकंड बाद दोबारा सुनी। अरे सोमनाथ, दिल्ली से वापस आ गए? जरा मुझे हाथ तो दो, मैं कुएं में गिर रहा हूँ, मेरी मदद करो, मुझे बाहर निकालो ना। सोमनाथ जी ने आसपास देखा तो कोई नहीं था। वह डर गए। उन्होंने अपने चलने की रफ्तार को दौड़ने की रफ्तार में परिवर्तन कर लिया। दौड़ते दौड़ते किसी तरह का दामोदर जी के घर के सामने हाँफते हुए खड़े हुए और जोर से कहा, दामोदर जी उठिए, कोई मुझे बार बार आवाज दे रहा है। घड़ी में देखा तो रात के 12 बज रहे थे। गांव के सब लोग सो चुके थे। दामोदर जी का परिवार जान चुका था कि सोमनाथ जी को आवाज कौन दे रहा था, पर कुछ नहीं बोला। दामोदर जी अर्धांगिनी के अपने भाई के लिए तुरंत खाना पानी का प्रबंध करवाया। दामोदर जी बोले, देखो सोमनाथ, तुम थक गए हो, अभी आराम करो, कल सुबह बात करेंगे। सुबह होते ही सोमनाथ जी ने कहा, जीजा जी, मैं रात को सचमुच डर गया था। आप मुझे बताएंगे कि मुझे पीछे से आवाज किसने दी थी? डर के नाते मैंने आपको आपके नाम से आवाज दिया था, इसके लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं सोमनाथ, एक काम करो, पहले हाथ मुंह धो लो। तुम्हारी बहन ने गर्मा गर्म चाय और पकोड़े बनाए हैं, उस पर लुत्फ उठाते उठाते मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। सोमनाथ दांतों से दांत घसते घसते बार बार चौराहे की तरफ देखता रहा। उसने हैंडपंप से पानी निकालकर हाथ मुंह धोया और खटिया डालकर बैठ गया। उत्सुकता और डर दोनों ही मन में भरपूर भरी हुई थी। तो उसने बोला, जीजा जी, चाय भी पीऊंगा, पकोड़े भी खा लूंगा, पर एक बात बताओ कि मुझे पीछे से आवाज दिया तो किसने दिया? बैठो सोमनाथ, चाय की चुस्किया के साथ बताता हूँ। मिसेज दामोदर चाय और पकोड़े लाकर सामने रख देती है और फिर अंदर चली जाती है। दामोदर जी कहते हैं, यह कोई 30 साल पहले की बात है सोमनाथ। हमारे गांव के एक परिवार की यह कहानी है। वह जो पीछे 2 घर छोड़कर श्यामलाल का घर है ना, तो श्यामलाल के काका की कहानी है यह। श्यामलाल की दादी मतलब संतोष और सचिन की माँ अपने मायके जा रहे थे। वह अपने छोटे बच्चे सचिन अपने साथ लेकर जा रहे थे। चैत्र महीने स्कूल की छुट्टियां लगी हुई थी। फिर भी सचिन जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे बल्ले और गेंद का बहुत शौक था, जिसे क्रिकेट कहते। उसकी माँ जब मायके जा रही थी तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अगले हफ्ते पिताजी आने वाले ना, मैं उन्हीं के साथ जाऊंगा। आप यही चाहती है ना कि मैं मामा जी की शादी पर वहां पहुंचूं, तो मैं पिताजी के साथ वहां पहुंच जाऊंगा। माँ, आप चले जाइए। इतना कहते हुए माँ के साथ मामा के घर निकला हुआ सचिन माँ को एकाएक यानी कि घोड़ा गाड़ी पर बिठाकर रवाना कर देता है और खुद अपने दोस्तों के साथ खेतों के पास कुएं वाले बगल वाले खेत में जो जोता हुआ था उसमें गेंद और बल्ला खेलने चले गया। तो बस उनका पिच वही बन गया। तीनों दोस्त मनोज, दुष्यंत और सचिन वही गेंद बल्ला
खेलने लगे। यहाँ घर पर सभी को यही लग रहा था कि सचिन अपनी माँ के साथ अपने मामा के घर चला गया है। उस समय फोन वगैरह तो थे नहीं कि जिससे तुरंत संदेश पहुंचाया जा सके। जब कोई आता जाता तभी संदेश मिलता था। मनोज बल्लेबाजी कर रहा था और दुष्यंत गेंद फेंक रहा था। मनोज ने बल्ले को ऐसा घुमाया कि गेंद सीधी कुएं के पास जाकर गिर गई। कुएं के आसपास कोई घेराव नहीं था। सचिन गेंद को पकड़ने को अभ्यास से कुएं की तरफ दौड़ा। उसे लगभग गेंद पकड़ ही लिया था कि उसका पैर फिसला और वहां सीधे कुएं में गिर पड़ा। कुआं बहुत ही गहरा था और उसमें से सचिन को निकालना मनोज और दुष्यंत के हाथ में नहीं था। उन्होंने बहुत कोशिश की। दुष्यंत भागकर गांव में जाने वाला था कि सचिन ने कुएं में ही दम तोड़ दिया। दुष्यंत और मनोज दोनों घबरा गए। काफी देर बाद जब वह गांव लौटे तो उन्होंने सोचा वैसे भी सभी को यही लग रहा है कि सचिन तो अपने माँ के साथ ननिहाल चला गया है। ऐसा करते हैं, हम कुछ नहीं बताएंगे, हम दोनों ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे कि हमने कुछ देखा ही नहीं हो। दोनों ने वही किया। दोनों चुप रहे। एक हफ्ते बाद जब सचिन के पिता अपने साले की शादी में अपने ससुराल पहुंचे तब उन्होंने सचिन को वहां नहीं पाया। अपनी धर्मपत्नी से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि वह तो आपके साथ आने वाला था ना। इतना सुनते इस शादी के घर में माहौल भी खलबली में मच गई। पहले तो पति पत्नी बहुत झगड़े, फिर रोना शुरू हो गया। जैसे तैसे गांव वापस आकर एक लोग से पूछा पर किसी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। कुआं गांव से दूर और चौराहे से नजदीक था। आने जाने वालों की नजर तक नहीं पड़ी। उसमें इतना कूड़ा करकट और गंदा पानी भरा हुआ था कि सचिन के कपड़े तक भी उसमें पहचानना नामुमकिन होता। फिर भी अगर किसी को भनक होती तो देखता जरूर। सचिन की माँ 10 बजे अपने माँ के लिए रवाना हो गई और बराबर 12 बजे सचिन कुएं में गिरा था। तो क्या दुष्यंत और मनोज ने कुछ भी नहीं बताया जीजाजी? सोमनाथ ने पूछा। बताया, मनोज बताया, पर दुष्यंत की मौत के बाद दामोदर जी ने कहा। मतलब जरा ठीक से बताइए, सोमनाथ ने कहा। एक दिन दुष्यंत और मनोज फिर से कुएं के नजदीक गए। न जाने उनके मन में अपने दोस्त के लिए फिक्र थी या पछतावा। दोनों वहां जाकर रोए भी। उस वक्त भी 12 ही बज रहे थे। तभी कुएं से आवाज आई, अरे दुष्यंत और मनोज, मैं कितना चिल्लाता रहा, मैं कुएं में गिर गया हूँ, मैं तड़प रहा हूँ, मुझे तैरना नहीं आता। तुम लोगों ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। कैसे दोस्तों, मुझे यहाँ कुएं में अकेले में बहुत डर लगता है। मेरे पास आओ ना, हम तीनों यहाँ बहुत खेलेंगे और घर वाले कभी पूछने भी नहीं आएंगे। मनोज और दुष्यंत दोनों घबरा कर जब भागने लगे तो दुष्यंत का जैसे किसी ने पीछे से खींचा हो। जब वह चिल्लाने लगा तब मनोज ने देखा कि एक कटा हुआ हाथ जो पानी से सड़ चुका है दुष्यंत का पैर पकड़कर कुएं में खींच ले गया। मनोज वहां नहीं रुका, दौड़कर वहां से गांव चला आया। रोते रोते उसने सारी घटना सभी के सामने रख दी। सचिन की मौत के साथ साथ दुष्यंत की मौत का भी विवरण उसने सबको दिया। दुष्यंत को गांव वालों ने कुएं से निकालकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। सचिन का अंतिम संस्कार करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उसकी तो अस्थियां तक सड़ चुकी थी। बिना अस्थियों के भी गांव भोजन कराया गया था, पर इससे उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। शायद सचिन पूरे गांव को अपनी मौत का जिम्मेदार मानता है, इसीलिए उसकी मौत के वक्त अगर वहां से कोई गुजर जाए तो वो उसे छोड़ता नहीं। तुम भाग्यवान हो जो बच गए। कुछ दिनों के बाद मनोज और उसका परिवार हमेशा हमेशा के लिए गांव छोड़कर किसी शहर में जाकर बस गए, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि शायद सचिन मनोज की भी जान ले। इसीलिए आज भी जब कोई दिन के रात 12 बजे या रात के 12 बजे कुएं के पास से गुजरता है तो हमारे गांव का सचिन उसे आवाज देता है, अच्छा हुआ तुम उस तरफ नहीं गए, वरना वह तुम्हें भी अपने आगोश में ले लेता।